Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 28th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 जुलाई 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मतलब आज का क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल सा है, इसका जवाब तो एटलीस्ट सभी को देना ही देना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। जो एक बैरल ऑफ ऑयल है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 131 लीटर्स, ऑप्शन बी 159 लीटर्स, ऑप्शन सी 257 लीटर्स या फिर ऑप्शन डी 321 लीटर्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे से थंबनेल लगाया है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ना ये बिल्कुल रियल है। ये बात है सन एक्सप्रेस एयरलाइन की। ये टर्किश जर्मनी एयरलाइन है, जिसमें जो क्रू मेंबर हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उनके खाने के अंदर सांप का सर मिला है। और ये जो न्यूज़ है बहुत तेज़ी से वायरल हुई है। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर भी आज आप लोग ये वाला आर्टिकल देख पाओगे। अच्छा, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। ये न्यूज़ ना सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टर्किश जर्मन ये एयरलाइन है। यहाँ पे एक क्रू मेंबर है जिन्होंने क्लेम किया कि इनके खाने के अंदर एक सांप का सिर पाया गया है। अच्छा, ऐसे इंसिडेंट इंडिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा लगभग 1.5 महीने पहले एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। किसी रेस्टोरेंट की बात की जा रही थी, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के अंदर छिपकली निकली थी। तो आर्टिकल के अंदर हमने डिस्कशन भी किया था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। वैसे तो बाहर का ना ही खाओ तो ही बेटर है, लेकिन कभी कभी खाना पड़ जाता है, सिचुएशन ऐसी बनती है। तो इन चीज़ों को हमेशा से यहाँ पर ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर जो आर्टिकल है बिल्कुल अवेयरनेस के लिए आपको देखने को मिलेगा, इसका वैसे एग्जैक्टली और भी कोई यूज़ नहीं मिलने वाला है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, ऐसा थंबनेल क्यों लगाया जा रहा है ना, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा इस वाले आर्टिकल को कवर करके, तो वो बात ज़रूर सुन के जाना। तो कवर करते हैं सबसे पहले आर्टिकल को। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। पॉलिटी और इकोनॉमी वाले पोर्शन से आराम से हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पीएमएलए एक्ट के बारे में चर्चा की है। यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बारे में चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पीएमएलए एक्ट के अंदर में अरेस्ट की पावर्स है, रेड मारने की पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के अंदर में, वो बिल्कुल सही है। इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। अच्छा चलो इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि देखो ये जो एक्ट है पीएमएलए,
इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर होता यह है कि आपने एक गलत तरीके से पैसा कमाया है, क्राइम करके, टेररिज्म करके, कैसे भी यहाँ पे गलत तरीके से पैसा कमाया, और उस गलत तरीके से पैसे कमाए को आप लोग क्या कर सकते हो? उसको यहाँ पे वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर वो जो ब्लैक मनी उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर इस एक्ट के तहत ना बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि देखो बिल्कुल ये जो एक्ट है इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बोली गई है, वो स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा, ये बोला कि देखो मनी लॉन्ड्रिंग ना उतना ही ज़्यादा गलत है जितना टेररिज्म। तो जितना ज़्यादा टेररिज्म को हम लोग गलत बोलते हैं, रॉन्गफुल एक्ट है, उतना ही मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। इस वजह से इसको रोकने के लिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस एक्ट के अंदर अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 3 बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन के बारे में, सेक्शन 24 बोलता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, क्योंकि PMLA एक्ट के अंदर पूरी तरह से ये ध्यान रखा जाता है कि जो इनोसेंट है, ठीक है ना, जो इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर से मुद्दा पूरी तरह से हटाकर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर डाला जाए। प्लस सेक्शन 5 भी आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर में। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इस केस के अंदर पकड़ा गया तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर ली जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली है, वो ये बोली है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक बात अच्छी चीज़ ये भी देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पे किसी को पकड़ा गया तो उसको बेल भी नहीं दी जाती। बेल मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेल क्या होता है ये मैं आपको काफ़ी बार बता चूँगा, आपको पता होगा रिसेंट डेज़ में बेल के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बेल के कितने प्रकार हैं, कितने कितने प्रकार के बेल होते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, डिटेल से मैंने बताया था। तो यहाँ पर इस PMLA एक्ट के अंदर बेल मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देनी हो। जैसे FIR होता है ना, एक्यूज पर्सन को दिया जाता है, वैसे यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर ये वाली रिपोर्ट हर एक केस के अंदर देते रहें। तो मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और PMLA के अंदर देखने को मिल जाती है। अब आप कहोगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कहाँ से आ गई? देखो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, यही बेसिकली इन 2 लॉज को फॉलो करते हुए चलता है। कौन कौन से 2 लॉज हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको लेकर चलता है, और साथ ही साथ में फेम एक्ट, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को। तो इन दोनों चीज़ों को देखता हुआ चलता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यानी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे ऑफेंस हुआ है तो उसको देखने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो भी केसेस होते हैं, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के जो भी केसेस होते हैं, ये तो एक्ट हो गया कि हाँ उस केस को रोकना है। लेकिन अगर कोई केस निकल कर आता है तो उसको कौन डील करता है? उसको यहाँ पे डील करने वाली बॉडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक सपोर्ट देखने को मिला है PMLA और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना, कि आपके पास में लिखने के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ नोट डाउन करने के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली क्या है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये क्या है? ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे क्राइम हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम कर रही है, खासकर मनी से रिलेटेड जो भी क्राइम है उसको देखने का काम कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना। अब जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी आती है। फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑफ में 1956 में क्या होता है, एक एनफोर्समेंट यूनिट को बनाया जाता है। और यही एनफोर्समेंट यूनिट का अगले ही साल, क्योंकि 1956 में इसको बनाया गया और अगले ही साल 1957 में इसका नाम बदल दिया जाता है। एनफोर्समेंट यूनिट से नाम बदलकर इसका नाम कर दिया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना। अब मैंने जैसे बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली 2 पर्टिकुलर लॉज को लेकर काम करता है, और वो 2 लॉज कौन कौन से हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो फेमा और PMLA एक्ट के अंदर कोई केस आया है तो उसको देखने का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है।
आई होप आपको अब ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो स्पेसिफिक तरीके से फोकस किया गया है ना, वो बेसिकली पीएमएलए के ऊपर ही किया गया है। तो आओ अब हम लोग थोड़ा सा पीएमएलए के बारे में भी जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे पीएमएलए के मुद्दे को भी देखता है और फेमा के मुद्दे को भी देखता है। ठीक बात है, लेकिन आपने अभी ये बोला था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बोला था, यानी 2002 का ये जो एक्ट है इसको देखने का काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है 2002 का जो ये एक्ट है ना, इसी के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, यानी एक संशोधन होता है। कब होता है? साल 2012 में। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012 भी है हमारे पास, यानी पुराने वाले एक्ट के अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, तो करेंट टाइम पर आपको ये वाला एक्ट देखने को मिल जाता है। सिंपल सी बात है, वही है, बस खाली कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग जान लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ। वो गलत तरीका कोई सा भी हो सकता है, जैसे इलीगल आर्म सेल, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, घूसखोरी हो गया। तो ये बेसिकली इलीगल तरीके से पैसा कमाए हुए को वाइट मनी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे आता है एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 का एक्ट था, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2012 में, तो कुछ यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या हैं, तो देखो यहाँ पे चेंजेस के अंदर बोला ये जा रहा है कि करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, अभी तक क्या हो रहा था, जब ये 2002 का एक्ट था ना, तो यहाँ पे ये था कि मान लो एक पर्सन को बुक किया गया, उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, तो उसको बुक किया गया है, लेकिन बुक करने के ऊपर कंडीशन रखी गई थी कि भाई 30 लाख रुपए का कोई घोटाला किया है तभी उसको बुक कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन थी पहले वाले एक्ट में कि अगर 30 लाख रुपए का तक का कोई घोटाला किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, तभी इसको बुक कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2012 के बाद क्या बोला गया, एक पर्सन को हम लोग बुक कर सकते हैं अगर वो 10,000 रुपये की भी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है ना, तो भी वो ऑफेंस है, तो भी वो क्राइम है, और यहाँ पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। क्लियर हो गया। साथ ही साथ में एक चीज़ और बोली गई थी यहाँ पे, पहले ये था कि मान लो कि एक व्यक्ति है, कौन सा, एक्स, इसने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करी, और मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद में इसने जो पैसा है वो डिपॉजिट कर दिया वाई के अकाउंट में। तो जो पहले वाला एक्ट था साल 2002 वाला, उसमें क्या होता था, सिर्फ एक्स को ही सज़ा मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया है ना, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। ये दो बड़े बदलाव किए गए थे इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 के अंदर। अच्छा, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है इन केसेस पे, तो उसको कोई सज़ा वगैरह है? हाँ, सज़ा भी है। पहले सज़ा बहुत कम मिला करती थी, पहले सज़ा यहाँ पर 3 साल की थी, अब इसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 7 ईयर्स तक का कर दिया गया है। उसके बाद में पहले जो पेनल्टी थी, यानी जो फ़ाइन मारा जाता था, वो 5 लाख रुपए तक का फ़ाइन था कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का फ़ाइन लगेगा। लेकिन करेंट टाइम पे फ़ाइन की कोई अपर लिमिट नहीं है, फ़ाइन कितना भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस आर्टिकल से यही 2 चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि आपको कवर करनी है। इसका बैकग्राउंड पोर्शन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? देखो हुआ क्या, बहुत सारी पिटीशंस डाली गई, और उन पिटीशंस के अंदर ये बोला गया कि जैसे आज के टाइम पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है कि मान लो किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्ट जाके उसके घर छापा मारेगा, देन उसके बाद में तुरंत यहाँ पे जब्त कर लेगा, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे पिटीशंस आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पिटीशंस किस लिए आए कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सही नहीं कर रहा है, इससे हमारी पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट हो रही है, ठीक है ना, हमारी पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट हो रही है, हमारे बहुत सारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो बेसिकली यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये इतना बड़ा क्राइम है जितना बड़ा टेररिज्म है, इस वजह से यहाँ पर इस एक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर एक चीज़ और बोली गई, मैंने आपको बताया इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है पीएमएलए के अंदर। अब वो अमेंडमेंट मनी बिल के थ्रू किया गया, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब मनी बिल के थ्रू क्यों करा गया, ऐसा लोगों का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है चलो इस केस को भी आने वाले टाइम पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, कि इसको मनी बिल के थ्रू क्यों किया गया उसको भी आगे देख लिया जाएगा। लेकिन इससे जो पहले इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है फटाफट उसको दबा दो, और हमारा एक छोटा सा टारगेट है, वो है 5K+ लाइक को अचीव करना।
वो भी ज़रूर से करवा देना। आजकल सपोर्ट बहुत आता है, सारे वीडियो पे 5K+ पहुंच जाते हैं और आज भी आप लोगों को करना है। साथ ही साथ में अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना सॉरी, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपको प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पर 7,000+ फॉलोअर्स आपको प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। वहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। क्वेरीज़ पूछ लेना। कल मुझे टाइम मिला था तो लगभग मैंने 50 से ज़्यादा लोगों की क्वेरीज सॉल्व करी हैं। अभी भी बहुत सारी क्वेरीज पेंडिंग है मुझे पता है, लेकिन कल बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करी हैं। आगे भी टाइम मिलता रहेगा जैसे जैसे, तो मैं तुरंत क्वेरीज सॉल्व करता रहूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर नंबर 2 दोनों से रिलेट कर पाओगे। टॉपिक क्या होंगे आगे बताऊंगा। क्या बोला गया, तो यहाँ पर जो यहाँ पे भारती प्रवीण पवार हैं, इनका एक स्टेटमेंट आया है। अब ये कौन है बेसिकली, तो यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव कर चुका है। अब यह रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेसिकली फर्टिलिटी रेट क्या होता है। फर्टिलिटी रेट वो है यानी कि एक विमेन अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी हुआ। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है, रिप्लेसमेंट लेवल इज़ द अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी नीडेड टू कीप द पॉपुलेशन द सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है, जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्टेबल रहेगी, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। ये हमारी एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी होती है। यानी कि एक फर्टिलिटी एक ऐसे स्टेज पर आ जाता है कि जो पॉपुलेशन है बेसिकली वो एज इट इज़ रहती है, जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन ऐसी चलती रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का कहना यह है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को हम लोग अचीव कर चुके हैं। ठीक है ना, यह इन्होंने डेटा दिया। हालांकि अगर हम लोग पिछले कुछ टाइम पे देखें तो ओवरऑल इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, पहले से कम हुआ है। यानी कि जो पहले के टाइम पर एक महिला बच्चों को जन्म दिया करती थी वो नंबर ज़्यादा था, आज के टाइम पर ये नंबर काफ़ी कम है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब ऑब्वियस ही बात है, ये एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला गया कि अगर आप लोग देखते हो कि पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल की गई, स्टेबलाइज हुई है, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है, कंट्री ने ये देखा है कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, यानी मॉडर्न जो तरीके हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी ना होने के, उस चीज़ को अपनाया है और ये चीज़ें लगातार बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कंट्रोल हो पाई है, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो पाई है। तो जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी था कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए, एक जगह थम जाए, तो वैसी चीज़ें आज के टाइम पर यहाँ पे पहुँच गई हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्टिलिटी रेट को लेकर भारत के अंदर क्या डेटा है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और डेटा का सोर्स क्या है, तो वह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, इसको रिलीज़ किया जाता है हर साल। तो यहाँ पर इस सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे भारत के अंदर इस फर्टिलिटी रेट को लेकर क्या सिचुएशन है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी हद तक गिरा है। करेंट टाइम पर ये फर्टिलिटी रेट आपको 2.1 के आसपास का देखने को मिलेगा, मतलब एक विमेन 2.1 बच्चों को यहाँ पर जन्म दे रही है। तो इस प्रकार से आज के टाइम पर हम लोग फर्टिलिटी रेट पर स्टैंड कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर ही मेंशन है। लगभग 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की जब बात आती है ना, तो 31 के अंदर राज्य भी और यूनियन टेरिटरी भी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पहले भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि जब यहाँ पे मैंने बोला है कि कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी करके एक और स्टेटमेंट आया होगा कभी, तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर ये 31 स्टेट तो है ही नहीं। ठीक है, तो 31 स्टेट्स के अंदर मतलब इसमें स्टेट भी और यूनियन टेरिटरी में ध्यान रखना। तो इन्होंने यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट को रीच कर लिया है 2.1 का। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो मिनिस्ट्री का कहना है कि काफ़ी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में ऑलरेडी जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 का पहुँच चुका है, और यही बेसिकली यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल की फर्टिलिटी रेट कहला रहा है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली ना बढ़ रही है ना घट रही है, इस प्रकार की सिचुएशन पर करंट टाइम पर तो हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग पिछला डेटा देखें, पास्ट में देखें, तो इंडिया के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता हुआ नजर आया है, डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है पिछले डेटा को, देखो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना डिक्लाइन हुआ 2015-16 के अंदर जब आप लोग देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और इनफैक्ट अगर आप लोग 90s के समय पर चले जाओगे तो ये और ज़्यादा हुआ करता था। 90s के समय की अगर हम लोग बात करें लगभग 1950s के आसपास की, तो ये 6 के आसपास हुआ करता था, एक विमेन 6 बच्चों को जन्म दे रही थी, और आज के टाइम पर ये 2.1 पहुँच चुका है। तो एक विमेन यहाँ पर
2.1 बच्चों को यहाँ पे जन्म दे रही है। तो बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है अगर हम लोग पिछले कुछ सालों में देखें तो। क्लियर हो गया। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ, कम हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण है। वेमेन का अपलिफ्टमेंट हुआ है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। वेमेन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी हैं, आगे बढ़ी हैं, ठीक है। तो वो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो गए हैं। अभी आज के टाइम पर जो लिटरेसी लेवल है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे पता भी है। और ओवरऑल यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी वजह से भी जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है, यानी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। एक टाइम पर 54% के आसपास के कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड का यूज़ हो रहा था और आज के टाइम पर ये 67% के आसपास पहुँच चुका है पूरे इंडिया के लेवल पर। तो इसकी वजह से भी फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। प्लस सरकार के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, सरकार ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया। इनफैक्ट इंडिया जो है पहला देश बना जिसने नेशनल लेवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया है कि हाँ, पॉपुलेशन थोड़ी सी स्टेबलाइज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल सरकार का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है पॉपुलेशन के ऊपर। क्लियर हो गया। तो रीज़न क्या है ये भी आपको समझ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, वो ये है कि मान लो ये टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं या नुकसान क्या हो सकता है। तो आप खुद इमेजिन करके देखो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जो यंगर पॉपुलेशन है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर उनके पास में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे रहें, जो आज के टाइम पर यंगर पॉपुलेशन है। तो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पॉपुलेशन कम रहेगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर होता है। उसके बाद में एक फ़ायदा ये भी देखने को मिलेगा, देखो ये बात तय है कि आने वाले टाइम पर भारत जो है मोस्ट पॉपुलस देश बन जाएगा। मतलब अभी तो चाइना नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर इंडिया है, तो चाइना को ओवरटेक कर देगा भारत। इसको लेकर रिसेंटली आपको पता होगा यूएन की रिपोर्ट भी आई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर यूएन ने बोला था कि 2023 तक भारत चाइना को ओवरटेक कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है ना, इसका फ़ायदा ये भी है कि हम लोग थोड़ा देर से आ पाएंगे। मतलब कि पॉपुलेशन अगर स्टेबलाइज रहेगी, कि स्टेबलाइज है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है इतनी, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेंगे तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी टाइम लगेगा उसके अंदर। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। तो इसके सिग्निफिकेंस हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मान लो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, आपसे पूछ लिया जाए इसका नुकसान क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर चिंता वाली बात क्या है, तो चिंता वाली बात यह है कि करंट टाइम पर जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है, जो नसबंदी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेक्स रेशियो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पे लोग एक तरीके से होप रखते हैं कि हाँ उनको एक लड़का पैदा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे होप रखते तो हैं, इस प्रकार से गर्ल्स के प्रति काफ़ी तक डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक सेक्स रेशियो के अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब कि मेन और वेमेन, या फिर आप कह सकते हो कि फीमेल और मेल के बीच में जो बैलेंस है ना वो काफ़ी बिगड़ चुका है। ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, इसके पीछे के और भी कुछ कंसर्न्स है, दिक्कतें और भी हैं। दिक्कत यह है कि अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी या फिर पॉपुलेशन घटने लगेगी और ज़्यादा घटने लगेगी, तो इससे दिक्कत ये होगी कि करंट टाइम पर जो यंगर लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो तो बूढ़े हो जाएंगे। अब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनको देखने के लिए, या फिर वो बूढ़े लोग किस पे डिपेंडेंट होंगे, उनको देखने के लिए कोई पॉपुलेशन पीछे नहीं होगी, जैसा चाइना के साथ में हो रहा है। चाइना के साथ में करंट टाइम पर जो पॉपुलेशन है ना वो ओल्ड एज की बढ़ती जा रही है, बूढ़े लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो चाइना बूढ़ा ज़्यादा होता चले जा रहा है। इसकी वजह से भी रिसेंटली आपको पता होगा चाइना ने पॉपुलेशन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया है कि भाई बढ़ाओ पॉपुलेशन, कि नहीं तो फिर सब बूढ़े हो जाएंगे, कौन काम करेगा, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंट्री किस बेसिस पर चलेगी। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न, एक वरिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। आई होप आपको एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। चलो आते हैं उसके बाद अब लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो यार, आज लेक्चर में ना बहुत ही ज़्यादा डेटा भरा हुआ है, तो थोड़ा थम कर बैठो और आराम से चीज़ों को कवर करते हुए चलो। पीडीएफ के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, ऐसा थंबनेल क्यों लगाया जा रहा है मैं बताना भूल गया, लेकिन बता दे रहा हूँ यार। देखो थंबनेल जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो व्यूअर्स हैं ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए लगाया गया है।
अब इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल कवर किया गया था, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, ये आर्टिकल मिला, मैंने इसके बारे में देखा, सर्च किया, पे बहुत सारे न्यूज़ फैली पड़ी है इसके बारे में, तो फिर इसके ऊपर थंबनेल बना दिया। अब ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो बहुत अट्रैक्टिंग होते हैं और इसकी वजह से लोग फिर चैनल पर विजिट करते हैं, फिर उन्हें कंटेंट पसंद आता है, फिर उसके बाद वो रेगुलर यहाँ पर विजिट करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब रैंडम लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, सर मैं रैंडमली आया था चैनल के ऊपर और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस देखना स्टार्ट किया। फिर अब यहाँ पे डेली बेसिस पर, भले मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन डेली बेसिस पर ये न्यूज़ एनालिसिस देख रहा हूँ। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं, तो इससे यहाँ पर चैनल का जो एंगेजमेंट है बाकी सारे लोगों के साथ में वो बढ़ता रहता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। इसका बाद मतलब कभी कभी ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी होते हैं, जैसे कारगिल वॉर वाला था, ऐसे भी टॉपिक होते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से ना ऐसे टॉपिक में लगा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो यहाँ पे टॉपिक्स आज के टाइम पर जैसे आज ऐसे टॉपिक लगाए तो ऐसे से चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है और चैनल पर यहाँ पर उस चीज़ का जो इम्प्रेशन है वो भी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो बस खाली इतनी सी बात आप लोगों से बतानी थी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे और जीएस पेपर 2 से भी रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया जा रहा है? सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट। जो वेयर हाउसिंग एक्ट है इसको अमेंड करने के बारे में, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में चर्चा की जा रही है। अच्छा, वेयर हाउसिंग एक्ट, वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे सामान रखा जाता है, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं यहाँ पर आप कह सकते हो। तो गोडाउन बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पर वेयर हाउस कहलाते हैं, जहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं। तो इसके अंदर कुछ बदलाव करने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब कौन बदलाव कर रहा है? तो यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने सजेशन दिया है कि भैया यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बदलाव होने चाहिए। अच्छा, ये जो एक्ट है किसी साल का तो होगा? बिल्कुल। तो इस एक्ट का पूरा नाम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007। क्लियर हो गया? मिनिस्ट्री ने कहना यह है कि देखो हमारा उद्देश्य यह है कि इस एक्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए और इस एक्ट के अंदर अगर चेंज करेंगे तो वो चेंज इस ऐसा होगा कि हम अपने गोडाउन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे, गोडाउन को और बेहतर बनाया जा सकेगा, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लस यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर में, उनका कहना यह है इस अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहला अमेंडमेंट जो होगा वो ये होगा कि हर एक गोडाउन को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। अभी आज के टाइम पर देखो जो गोडाउन्स होते हैं ना, तो इनको रजिस्टर करवाना होता है, वो कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। लेकिन अब जब ये चेंजेस किए जाएंगे तो इस चेंजेस के बाद में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा कि इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा अपने गोडाउन का। और रजिस्ट्रेशन जब होगा तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पर गलती होती है, कोई भी यहाँ पे क्राइम वगैरह होता है, कोई भी अपराध होता है, तो बेसिकली यहाँ पे पेनल्टी वगैरह चार्ज की जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाने के ऊपर एक फोकस किया जा रहा है। करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे के पूरे वेयर हाउस वाले मामले को संभालने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है। उस बॉडी का नाम है WDRA। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये हमारे गोडाउन को रेगुलेट करती है, उसको डेवलप करने का काम करती है, उसको मेंटेन करके यहाँ पर चलने का काम करती है। तो इसी अथॉरिटी से क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल करवाना होता है। जो भी गोडाउन होते हैं ना, उन्हें रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करवाना होता है इस बॉडी से। करंट टाइम पे तो ये गोडाउन के लिए यहाँ कंपलसरी नहीं है, इनकी मर्जी, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ या मत करवाओ। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस एक्ट के अंदर जब बदलाव किया जाएगा, इस बदलाव के अंदर कंपलसरी कर दिया जाएगा कि भैया आपको इस वाली बॉडी से, इस अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना है, वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। अब ये आने वाले टाइम पर जब ये एक्ट मतलब आएगा ना, उसके बाद ही चर्चा की जाएगी। अभी तो सिर्फ बोला जा रहा है कि हाँ बस इतने बदलाव करेंगे, करे नहीं है, करेंगे आने वाले टाइम पर। तो इस वजह से बस खाली इतना से ही ध्यान रखो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो अथॉरिटी है इसके बारे में ज़रूर से पढ़ लो, ये अथॉरिटी क्या बोलती है। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको बनाया गया था 26 अक्टूबर 2010 के अंदर। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंडर में इस बॉडी को बनाया गया। ये एक स्टैचुरी अथॉरिटी है, क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। एक्ट के माध्यम से जो भी बनाई जाती है वो एक स्टैचुरी अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। अब ये जो बॉडी है ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये जो एक्ट है बेसिकली ये बात ये करता है, इस बॉडी को इसलिए बनाया गया ताकि ये बॉडी क्या कर सके, जो भी हमारे वेयर हाउसेस हैं उनको रेगुलेट कर सके। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमारी जो वेयर हाउस इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस हमारे देश के अंदर, उसको ग्रो करने के ऊपर ये बॉडी फोकस करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है इस बॉडी से संबंधित, जैसे बनते हुए आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है।
इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया जा रहा है? अभी आपको पता होगा रिसेंटली जीएसटी लागू कर दी गई है। तो जीएसटी तो बहुत पहले लागू कर दी गई है। नहीं, वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जीएसटी यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ों के ऊपर लागू कर दी गई है। जैसे कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दूध से बने हुए जो भी सामान है, पनीर है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, जो भी चीज़ें हैं, अगर ये पैक्ड हैं, ध्यान रखना, अगर ये पैकिंग में है, जैसे मदर डेयरी या बड़ी बड़ी ब्रांड्स की जो पैकिंग आती हैं, अगर ये पैकेजिंग प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगी। यानी पैकेजिंग वाले आइटम महंगे हो चुके हैं, दूध से संबंधित वाले आइटम, दूध है थैली वाला, वो महंगा हो चुका है क्योंकि उस पर 5% जीएसटी लगा दी गई है। इसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और डेयरी फार्मर्स का कहना यह है कि सर जो जीएसटी इसको हटा लो, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपने जीएसटी लगाई इसको हटाया जाए। तो डेयरी फार्मर्स कहाँ कहाँ से हैं? ये हैं हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, केरला से, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो आपने 5% जीएसटी लगाई है डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर और साथ ही साथ में आपने 18% जीएसटी लगा दी है डेयरी मशीनरी के ऊपर, जो भी मशीन का यूज़ होता है इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में, तो इन चीज़ों की वजह से ये डेयरी सेक्टर बहुत बुरी तरह से सफ़र करने वाला है। प्लस और क्या बताया गया, यहाँ पे बोला गया कि इंडिया के अंदर डेयरी फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो आप लोग देखोगे ना, इस डेयरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास में स्मॉल डेयरी फार्मर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। फार्मर्स का कहना यह है कि आप महंगाई बढ़ा रहे हो और साथ ही साथ में जो फॉडर है, जो गाय को चारा खिलाया जा रहा है, भैंस को चारा खिलाया जा रहा है, उसके भी प्राइस बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से फार्मर्स को ये ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ेगा, ये डेयरी सेक्टर से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन था जीएसटी काउंसिल का कि 5% जीएसटी लगाएंगे, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को दोनों ही अफेक्ट करेगा। फार्मर्स का कहना है कि देखो कंज्यूमर को ही महंगा पड़ेगा, हमें भी काफ़ी नुकसान होगा, हमारे लिए यहाँ पर देखो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ में जो फॉडर प्राइस है, जो चारे वगैरह का प्राइस है, वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा फंडा यह है कि इस जीएसटी को हटा लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, जैसे लाए हो वैसे वापस ले जाओ, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई। क्लियर हो गया? अब देखो इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, देखना बहुत से लोग ये आर्टिकल कवर करेंगे नहीं, लेकिन इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, भारत के अंदर डेयरी इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है, डेयरी इंडस्ट्री को लेकर क्या डेटा है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री आप कह सकते हो पिछले 1 साल में 3 बार चर्चा में आ चुकी है। पिछले साल नवंबर में चर्चा थी, अब की बार जून में चर्चा थी और फिर उसके बाद अभी फिर से चर्चा में आ चुका है। तो आपको पढ़ ही लेना है इसके बारे में, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो इंडिया जो है दुनिया का एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। हम लोग बहुत सारे दूध का उत्पादन करते हैं अपने देश के अंदर। अगर हम लोग बात करें दुनिया भर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है दूध का, उसका 22% भारत के अंदर हो रहा है। प्लस पूरे एशिया के अंदर जितना भी दूध का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 57% यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत से हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो भारत एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। नाउ जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। 1951 के अंदर भारत के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो था 17 मिलियन टन के आसपास का। लेकिन यही जब आप लोग कंपेयर करोगे 2018-19 में, तो 2018-19 के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन है ना वो बढ़कर 187.7 मिलियन टन्स हो गया था। और आज तो हम लोग 2022 में ये और बढ़ गया होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ 17 मिलियन टन और कहाँ 187.7 मिलियन टन्स, अप्रॉक्स 188 मिलियन टन्स। तो दूध का प्रोडक्शन भारत में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब इस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? देखो डेयरी यहाँ पे क्या है ना, डेयरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे गांव के बहुत सारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं और उन फार्मर्स को एक अच्छा खासा वैल्यू मिलता भी है। फिर यहाँ पे और क्या मेंशन किया, इससे फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो रहा है, जॉब्स वगैरह मिल पा रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब वो परेशानियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहली परेशानियाँ ये आती हैं, अगर मान लो कोई फार्मर है जो कि दूध का प्रोडक्शन कर रहा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहा है ना, डेयरी सेक्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, पूछी जा सकती है कि डेयरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाती। प्रॉपर पैकेजिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबलिंग सिस्टम लगाने के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। दूसरा, यहाँ पे इन लोगों के पास में, गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे फार्मर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके पास में मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है ना। मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी सेल भी नहीं कर पाते। प्लस ब्रांड को बनाना
अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है इस डेयरी सेक्टर के अंदर, ठीक है ना। एक और सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो है कोल्ड चेन का। यानी कि देखो दूध जो है उसको ठंडी जगह पर रखना है। अगर यहाँ पे ऐसे खुले में रखा रहा तो उबालोगे फट जाएगा, तो ठंडे में रखना होता है। जो कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ना, या फिर उसको स्टोर करने की जो फैसिलिटी है वो ठंडी फैसिलिटी होनी चाहिए, और वो करंट टाइम पर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो डेयरी सेक्टर के बारे में डेटा हो गया। मैंने आपको ये बताया था पिछले साल नवंबर में चर्चा में था और इस साल जून में चर्चा में था। अब पिछले साल नवंबर में क्यों चर्चा में था? क्योंकि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन होता है, और अब की बार भी नवंबर जब आएगा तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट हम लोग करने वाले हैं। अब सर नेशनल मिल्क डे पर होगा क्या? देखो मैंने आपको बताया नवंबर में क्या सेलिब्रेट करते हैं, और जून में जो है, जून के पहले दिन पर वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से नवंबर और जून में ये चर्चा में रहता है। अब देखो यहाँ पर जो ये नेशनल मिल्क डे है ना, जो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। जो अमूल है वो भी यहाँ पर इन्हीं के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया के अंदर जो इतना कुछ दूध के सेक्टर में कर पाए, उनके पीछे इनका ही हाथ है। तो ये जो नेशनल मिल्क डे है, ये बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए यह दिन का सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद में आपको पता होगा पिछले साल पूरे बर्थ एनिवर्सरी को 100 साल हो चुके थे। इस वजह से पिछले साल काफ़ी चर्चा हुई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। उसके बाद में अब यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है, ये आप लोग देख सकते हो। देखो इंडिया के अंदर वाइट रिवॉल्यूशन आया, यानी दूध के अंदर क्रांति। तो दूध के अंदर जो क्रांति वाले लाने वाले व्यक्ति थे ना, वो ये थे। तो वाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ध्यान रखना। और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड को भी यहाँ पर इन्होंने ही चलाया था, जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्क करना स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट करंट टाइम पे भारत के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्री बन पाई है, जो इस लेवल पर पहुंच पाई है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। जो अमूल ब्रांड है वो भी इन्हीं के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। इनफैक्ट ये इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, जैसे कि रामन मक्साय अवार्ड 1963 का। उसके बाद यहाँ पर कृषि रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज़, और इससे भी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हैं भारत के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स भी यहाँ पर इनको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था फूड इंडस्ट्री को लेकर, जिसको अपने पास में थोड़ा बहुत लिख कर रखना है, आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बोला गया, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखो श्रीलंका के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं चाइना के लोन की वजह से हुए हैं। जो चाइना की साइड से भरपूर मात्रा में लोन दिया गया है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आए हैं। तो श्रीलंका को हर्ट हुआ है काफ़ी हद तक। और करेंट टाइम पे सिचुएशन क्या है ये तो आपको पता ही है। इकोनॉमिक क्राइसिस ने श्रीलंका को पूरी तरह से लिगल लिया है। हालात ये हैं कि बीच में तो इतने ख़राब हो गए थे कि लोग जो है प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरी तरह से देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने ख़राब है, लोग वहाँ से निकल कर भाग रहे हैं, इंडिया की साइड में आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। जो भी कुछ है वो बेच के आ रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ब्रेड का पैकेट 250-300 रुपये तक पहुँच रहा है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब जो हालत ख़राब हुए हैं उसमें श्रीलंका का जो ये लोन देना है एक तरीके से वो भी यहाँ पर एक कंसर्न देखने को मिलता है। तो अगेन ये भी एक स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार की चीज़ें हम लोग काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। श्रीलंकन क्राइसिस को लेकर मैं एक प्रॉपर डेटा आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि श्रीलंका के अंदर जो ये क्राइसिस आए हैं उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो एक अच्छा सा आंसर राइटिंग ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, याद होगा आपको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर ना। आज जब आप लोग वर्ल्ड सेक्शन देखोगे ना, तो दुनियादारी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं वर्ल्ड सेक्शन पर, वो आज एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग इसको हटा सकते हो, ठीक है ना। पूरा पेपर हटा सकते हो क्योंकि कुछ भी यहाँ पर खास निकल कर नहीं आया है। सारे न्यूज़ पढ़ चुका हूँ, कोई भी रेलिवेंट नहीं है। नाउ आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो इकोनॉमी के लिए दो मेजर आर्टिकल्स आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, दोनों डिस्कस करेंगे डिटेल से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये बात करता है कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे के बारे में। तो देखो सरकार ने ना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हर 5 साल में रिलीज़ किया जाता है, लेकिन बहुत लंबा अरसा हो चुका है, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक ये एक्सपेंडिचर सर्वे आया नहीं है। और इस एक्सपेंडिचर सर्वे का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना।
तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब की बार का जो सर्वे है जो कि आना ही है उसको यहाँ पे सरकार तैयार कर रही है। क्लियर हो गया, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अब क्या है, आपको थोड़ा डिटेल से जानना होगा कि आखिरकार ये सर्वे है क्या। तो ये जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, इस सर्वे को कौन कंडक्ट करता है? पहली इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। इस सर्वे को कंडक्ट करने वाली बॉडी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम लोग NSSO के नाम से जानते हैं। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी बॉडीज़ के अंडर में आता है, ऐसा समझ लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे है ये क्या दर्शाता है? देखो, नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर आप हो, मैं हूँ, हम कितना पैसा खर्च रहे हैं और किस किस चीज़ के ऊपर, कौन से सामान के ऊपर पैसा खर्च रहे हैं, उस चीज़ का ये सर्वे होता है। तो ये जो सर्वे है क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि भाई लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, पूरे देश भर में जो गांव वाले एरिया हैं, शहर वाले एरिया हैं, वहाँ पे लोग किस किस चीज़ के ऊपर कैसे कैसे पैसा खर्च रहे हैं, उस चीज़ को लेकर एक पैटर्न ये तैयार करते हैं। ठीक है ना, कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे के अंदर। अब कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन ली जाती है इस सर्वे में? तो इसमें सबसे पहली चीज़ ली जाती है कि आपने गुड्स के ऊपर, यानी जो खाने वाले आइटम है, फूड है या खाने वाले नहीं है, मतलब कि एक तो फूड आइटम हो गया, एक नॉन फूड आइटम हो गया, तो इस पे आपने कितना पैसा खर्चा है, प्लस सर्विसेज के ऊपर कितना पैसा खर्चा है, वो सब कुछ यहाँ पे इस सर्वे के अंदर रिवील किया जाता है, इस सर्वे के अंदर लेकर आया जाता है। फिर उसका जब ये ओवरऑल सर्वे जनरेट होता है ना, तो इससे क्या मदद मिलती है? इससे मदद ये मिलती है कि हम ये पता लगा पाते हैं कि एक व्यक्ति कितना पैसा खर्च रहा है मंथली बेसिस पर, यानी मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या रेट है, एक व्यक्ति का यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है, किस किस चीज़ के ऊपर वो खर्च रहा है, एक पर्टिकुलर डेटा हमारे पास में आ जाता है। तो इस सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या होगा? देखो, इस सर्वे का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ा है। ये सर्वे का इंपॉर्टेंस ये देखने को मिलेगा, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है ना, उसको कैलकुलेट करने में मदद करेगा। सिंपल सी बात है यार, पैसा खर्च रहे हैं व्यक्ति, किस चीज़ के ऊपर खर्च रहे हैं? अगर कोई सामान है जिसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो इससे लोग पैसा जिस चीज़ के ऊपर खर्च रहे हैं उससे पता ही चलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कैसी है। तो ये पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, उसको समझने में मदद करता है ये सर्वे। तो ये सर्वे मदद ये करता है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का क्या यहाँ पे किस प्रकार से बिक्री हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही हैं, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। और उसी चीज़ के बेसिस पर हम लोग प्रोड्यूसर को भी इन्फॉर्म कर पाएंगे, प्रोड्यूसर्स को भी यहाँ पर एक हिंट मिलेगा, प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन करेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ी मदद मिलती है इस कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे से। क्लियर हो गया ना? तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सर्वे है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हुआ क्या है ना, बहुत लंबे समय पहले से ये सर्वे रिलीज़ नहीं हुआ, 9-10 साल हो चुके हैं इस सर्वे को रिलीज़ करे हुए। हालांकि इतना होना नहीं चाहिए, हर 5 साल बाद सर्वे रिलीज़ हो जाना चाहिए। तो अब की बार बहुत लंबे समय हो चुका है तो सर्वे रिलीज़ नहीं हुआ है, इसके नुकसान भी हमें काफ़ी सारे फेस करने को मिल रहे हैं, ऐसा आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। क्लैरिटी मिल गई। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल में भरपूर मात्रा में डेटा भरा पड़ा है। अब डिस्कस करने वाले आर्टिकल ऊपर से डिस्कस कर लेंगे, आप भी पढ़ सकते हो, ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन जो अंदर का डेटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। अच्छा, इस आर्टिकल में पढ़ने वाली सिर्फ 2 लाइन है। क्या है? जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल साहब कौन है? ये हैं बेसिकली हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर। इनका कहना यह है कि रशिया और यूक्रेन का जो ये युद्ध हुआ है, रशिया यूक्रेन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से भारत के कुछ एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ा है। भारत बहुत सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करता है। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर किन किन एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहली बात, फार्मास्यूटिकल चीज़ें, यानी जो मेडिसिन वगैरह हैं उसके एक्सपोर्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा टी, चाय की पत्ती, और तीसरा कॉफ़ी। ये 3 चीज़ें हैं जो कि सबसे बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं इस वॉर से, ऐसा हमारे गोयल साहब ने बोला है। हालांकि इसके अलावा जब आप लोग एक ओवरऑल डेटा देखते हो तो रशिया के साथ में ओवरऑल जो व्यापार है हमारा वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। हमने रशिया से काफ़ी सारा ऑयल वगैरह परचेज़ किया है, वो सब आपको देखने को मिलेगा, वो बातें अलग हैं। लेकिन यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इस वॉर की वजह से हमें नुकसान जो हुआ वो हमारे फार्मा, टी और कॉफ़ी एक्सपोर्ट के मामले में हुआ, क्योंकि रशिया यूक्रेन एक ऐसे देश हैं जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी मेडिसिन भेजते हैं, काफ़ी सारी चाय की पत्ती ये लोग हमसे ख़रीदते हैं, बहुत सारी कॉफ़ी हम लोगों से ये ख़रीदते हैं। क्लियर हो गया ना?
सिंपल सी बात है। लेकिन अब क्या है, इस पूरे आर्टिकल का बैकग्राउंड आपको कवर करना होगा। बैकग्राउंड जैसे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर फार्मा सेक्टर को लेकर क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, टी को लेकर क्या है, कॉफ़ी को लेकर क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चाय के बारे में बात करेंगे, टी के बारे में, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट भी होगी चाय, काफ़ी सारे लोग पीते भी होंगे, मतलब 2-2 3-3 बार वाले पीने वाले भी होंगे यार। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं टी के बारे में। तो टी क्या है, एक बेवरेज है, एक ड्रिंकेबल आइटम है। कौन से प्लांट से बनता है, तो कैमेलिया सेंसेसिस प्लांट से बनाया जाता है। ध्यान रखना, नाम क्या है, कैमेलिया सेंसेसिस प्लांट से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। जो चाय है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल ड्रिंक है, मतलब पानी के बाद जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा पी जाती है वो है चाय। चाय का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आई है चाय की पत्ती, कुछ पता है? चलो इसको देखते हैं। बोला यह जाता है कि जो टी का ओरिजिनेशन है वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हुआ है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, म्यांमार, मिज़ोरम, ठीक है, ये सारे स्टेट जो देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से टी ओरिजिन हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। प्लस उसके बाद म्यांमार हो गया, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना हो गया, यहाँ से भी आया है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक एविडेंस है, एक ओवरऑल डेटा है। ओवरऑल डेटा ये बोलता है कि जो टी है ये सबसे पहली बार पी गई थी चाइना में। 5000 साल पहले सबसे पहली बार चाइना के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था चाय की पत्ती का, ऐसा भी हमारे पास डेटा है। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चर से, ज्योग्राफी से रिलेट कर पाओगे। चाय की पत्ती को लगाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्लाइमेट की बात करें तो टी बेसिकली एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है, जो गर्म जगह है वहाँ पे ये उगता है। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग जो आइडियल टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर हो तो आराम से चाय की पत्ती की जो फसल है वो ग्रो करती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, 35-40 हो जाए, या कम हो जाए 10 से 5 हो जाए, तो ये बेसिकली हमारे टी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। रेनफॉल की बात करें तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। मिट्टी की बात करें, कौन सी मिट्टी के लिए, मतलब कौन सी मिट्टी में चाय की पत्ती की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है बेसिकली स्लाइटली एसिडिक सॉइल। थोड़ा सा एसिडिक सॉइल होता है जिसमें कैल्शियम ना हो, वो बेस्ट है। क्लियर हो गया। तो ये तो टी के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं इंडिया और टी के प्रोडक्शन का क्या कनेक्शन है। इंडिया जो है ये एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी का। हम लोग बहुत सारे चाय की पत्ती को कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। हम लोग कंज्यूम करने के साथ में प्रोड्यूस भी करते हैं। अब चाय की पत्ती के मामले में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी ने राइस को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि राइस को लेकर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, उसका आंसर इंडिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाय की पत्ती का कौन है, वो है इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको चाइना देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसी चाय की पत्ती को देखते हुए, मतलब इसी चाय को देखते हुए इंटरनेशनल टी डे का भी सेलिब्रेशन होता है। क्या आपको पता है, हर साल 21 मई 21 मई को हर साल हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडिया के अंदर जो ये पूरा का पूरा टी एग्रीकल्चर है, इस पूरे के पूरे टी एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए हमारे पास में टी बोर्ड बना हुआ है। टी बोर्ड क्या है, तो टी बोर्ड एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। इस बोर्ड के अंदर लगभग 31 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और भी बहुत सारे मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो बोर्ड है ना, इसको बनाया जाता है हर 3 साल के अंदर। अब बोर्ड का काम क्या है, ओवरऑल हमारे टी सेक्टर को मैनेज करना, इसकी मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसका ध्यान रखना, एक्सपोर्ट करना, रिसर्च करना, ये सारा काम हमारा इसका होता है। बाकी टी बोर्ड के कुछ ऑफिसेज भी नज़र आते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा, प्लस 23 और भी ऑफिसेज हैं अलग अलग रीजन में। लेकिन अभी क्या है ना, टी बोर्ड का जो इंटरनेशनल ऑफिस है, यानी विदेश में भी ऑफिस हमने खोल रखे हैं, तो विदेश में दुबई और मॉस्को में आपको ये ऑफिस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे ऑफिस वगैरह सब कुछ पढ़ा रहे हो, क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्या, इतना मतलब इतना डीप पढ़ के जाना पड़ेगा क्या? तो उसका जवाब है हाँ बिल्कुल, ये यूपीएससी है, डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ के रिविजन करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये है साल 2022 का, अब की बार के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे कंटेंट से आया हुआ था। ये जो टी बोर्ड है ना, इसके बारे में पिछले साल डिस्कस कर चुका हूँ नवंबर में, और ये प्रीलिम्स में अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बिल्कुल सिमिलर डेटा ही वो मैंने फॉरवर्ड किया जो कि अभी आपके साथ में डिस्कस किया है। तो आप देखो टी बोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, टी बोर्ड जो है भारत के अंदर, इसको लेकर
स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है टी बोर्ड एक स्टैचुटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है रेगुलेटरी बॉडी है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है मतलब रेगुलेटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है टी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। चौथा बोलता है जो बोर्ड है इसका टी बोर्ड है बेसिकली इसके कुछ ऑफिस है इंटरनेशनल लेवल पर, वो दुबई और मॉस्को में है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करो, ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हमने टी बोर्ड के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है ना। आगे आते हैं। तो हमने अभी टी के बारे में पढ़ा, अब बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कहोगे बहुत डिटेल से जा रहे हो सर। हाँ यार, आज जाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत लंबे समय हो चुका है डिस्कस किए हुए। टी के बारे में चलो डिस्कस किया था, कॉफ़ी के बारे में डिस्कस किया हुआ काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस वजह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वीडियो लेंदी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अंदर पूछी जा रही हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए तो ऑब्वियस ही बात है पढ़ ही लेना है इसको। अब बात करेंगे कॉफ़ी के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी है इसको कल्टीवेट किया जाता है 4.54 लाख हेक्टेयर्स में, मतलब इतनी ज़मीन पर कल्टीवेशन चल रहा है कॉफ़ी का। और लगभग 3.66 लाख के आसपास जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर या फिर कॉफ़ी के खेती के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब कॉफ़ी की खेती भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, इंडिया के सदर्न स्टेट्स में। सदर्न स्टेट्स मतलब जो निचला हिस्सा है वहाँ पर, जैसे कर्नाटका के अंदर 54% के आसपास होती है, केरला में 19%, तमिलनाडु में 8%। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या मेंशन किया कि कॉफ़ी की खेती यहाँ पे कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ है वहाँ पे भी होती है, लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पर भी होती है। प्लस इंडिया इकलौता देश है पूरे दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है हाथ से निकाल कर, यानी कि हाथ से तोड़ी जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पे धूप में सुखाई जाती है, उसके बाद में यहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार का प्रोडक्शन भारत में होता है। इंडिया एक बेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया में, एक सबसे बेस्ट कॉफ़ी होती है, बहुत डिमांड है। इंडिया की कॉफ़ी की डिमांड यूरोप के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, वो लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। प्लस भारत के अंदर जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसकी 2 मेजर वेराइटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा, ठीक है ना। अब अरेबिका और रोबस्टा में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर कर लो। देखो जो ये अरेबिका वाली कॉफ़ी देखने को मिलती है, जो वैरायटी है कॉफ़ी की, इसका जो फ्लेवर होता है थोड़ा शार्प सा मीठा सा फ्लेवर, यानी थोड़ा अच्छा फ्लेवर लगता है अरेबिका का। अरेबिका की जो ग्रोथ है वो नवंबर से जनवरी के बीच में की जाती है, इतने टाइम पे यहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। और अब अरेबिका के अंदर जो कैफ़ीन का कंटेंट है वो थोड़ा सा कम होता है। कैफ़ीन मतलब थोड़ा सा कम होता है। कैफ़ीन क्या है, कैफ़ीन बेसिकली यहाँ पर देखो कॉफ़ी लोग इसलिए पी रहे क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आ जाए, आँख खुल जाए, ठीक है, नींद भाग जाए। तो जो कैफ़ीन कंटेंट है ना वो डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। अभी जो कैफ़ीन है अगर कोई ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसका एडिक्शन भी हो सकता है, एक ड्रग्स की तरह भी काम करता है, एक एडिक्शन भी हो सकता है, एक लत लग सकती है, जैसे चाय की निकोटीन की लग जाती है, वैसे यहाँ पे कॉफ़ी की भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेड वे में लिया जाए कैफ़ीन, तो कैफ़ीन यहाँ पे हमारे ब्रेन के लिए भी बेस्ट है, ब्रेन बूस्टर का काम करता है, मेमोरी को डेवलप करता है, बहुत सारे फ़ायदे आपको कैफ़ीन के देखने को मिलते हैं। तो कॉफ़ी भी नहीं चाहिए, पी लो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बिना शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब शुगर नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कड़वी बहुत लगेगी, है ना। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का मतलब वही है, खाली पानी गर्म किया और 1 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी डाली और स्टर किया और पी लो। तो वो क्या है, वो है अरेबिका। अब अरेबिका के बाद जो दूसरी वैरायटी होती है भारत के अंदर वो है रोबस्टा। रोबस्टा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ी हार्ड होती है, यानी थोड़ी सी कड़वी लगेगी ये। अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब जो अरेबिका है इसके अंदर कैफ़ीन कंटेंट पता है कितना है, जो रोबस्टा है, जो अभी हम अरेबिका की बात कर रहे हैं, रोबस्टा की बात कर रहे हैं, मैं अरेबिका बोल रहा हूँ, सॉरी, रोबस्टा की बात कर रहे हैं। अरेबिका के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो रोबस्टा का स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, इसमें कैफ़ीन कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। अब जैसे टी बोर्ड के बारे में चर्चा की थी वैसे कॉफ़ी बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कॉफ़ी बोर्ड क्या है, ये स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है कॉफ़ी एक्ट 1942 के सेक्शन 4 के अंडर में। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इस बोर्ड के अंदर टोटल 33 मेंबर्स हैं। प्लस इस बोर्ड का फोकस भी यही है कि हम लोग कॉफ़ी का प्रमोशन कर सकें, उसका पूरा सेक्टर को डेवलप कर सकें, रिसर्च कर सकें और मार्केटिंग को इंक्रीज़ कर सकें। ये बात हो गई कॉफ़ी की। अब तीसरा यहाँ पर सेक्टर आता है फार्मा सेक्टर। इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन का। दुनिया भर में जो जेनरिक मेडिसिन है ना वो भारत बहुत ज़्यादा देता है। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, चलो मैं आपको पहले ये बताता हूँ। देखो जेनरिक मेडिसिन बेसिकली यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है
जिसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस बिल्कुल सेम सा होता है एज ड्रग दैट वाज ओरिजिनली प्रोटेक्टेड बाय केमिकल पेटेंट्स। नहीं समझ में आया? अब समझो। देखो मान लो यहाँ पर एक ओरिजिनल ड्रग है, एक ओरिजिनल दवाई है, एक कंपनी के अंडर में आ रही है। इस कंपनी ने यहाँ पर इसके ऊपर पेटेंट ले रखा है। पेटेंट मतलब इसके ऊपर कॉपीराइट ले रखा है, भाई इस दवाई को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब होता क्या है, उसका पेटेंट आने वाले टाइम पर एक्सपायर हो जाता है। ये पेटेंट ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए आ जाएगा, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पेटेंट एक्सपायर हो गया, अब इस ड्रग को बनाया जा सकता है, कोई बना सकता है। अब कोई भी बना सकता है, हम बना तो सकते हैं, बिल्कुल केमिकल वगैरह सब कुछ चेंज रहेगा, वो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा एग्जैक्टली, बस खाली बनाने का तरीका अलग कर देंगे। तो केमिकल सब्सटेंस वगैरह सब कुछ सेम रहता है। बस जेनरिक मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मतलब सब कुछ वैसे सेम देखने को मिलेगा, ओरिजिनल देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस कर जाते हैं। कलर इसका बदल दिया जाएगा या टेस्ट, कुछ सॉल्ट वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो बेसिकली जेनरिक मेडिसिन होती है। ब्रांडेड जो मेडिसिन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं इस वजह से काफ़ी सस्ती आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो जेनरिक मेडिसिन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ओरिजिनल ब्रांड ने यहाँ पर एक मेडिसिन बनाई, उसने पेटेंट लिया और वो पेटेंट 10 साल बाद, 5 साल बाद एक्सपायर हो गया, तो उस मेडिसिन को बना लिया जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वो दवाई बनाई जाएगी इंडिया के थ्रू। बस उसमें उसका कलर बदल दिया या टेस्ट बदल दिया, कुछ सॉल्ट बदल दिया, वो बेसिकली जेनरिक मेडिसिन कहलाती है। तो भारत बहुत सारे जेनरिक मेडिसिन को प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे देशों को यहाँ पे सस्ते में ये जो दवाइयाँ वो पहुँचाता भी है। तो इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें पूरे दुनिया भर में, तो भारत तीसरे नंबर पर रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। तो पूरे वॉल्यूम में देखें तो हम लोग लगभग 3rd पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात आपको देखने को मिल जाती है। बाकी जेनरिक ड्रग क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे था साल 2021 का, इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, वो डोमेस्टिक मार्केट हमारा खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो आने वाले टाइम पर ग्रो होने वाला है। आने वाले 10 साल में 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक एस्टिमेशन भी किया गया है। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल, ठीक है ना। तो बहुत सारी डिटेल्स थी जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई हैं। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। नाउ देखो, आज हमारे पास 3 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जैसे एक एडिटोरियल ये है, यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है। अच्छा, एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को आज का मेंस का क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले अपना मेंस का क्वेश्चन भी लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है, काफ़ी चर्चा में है। बताना यह है कि व्हाट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI क्या है, और साथ ही साथ में ये बताना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लागू करने में क्या क्या इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, व्हाट आर द इश्यूज़ एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BRI, यानी क्या क्या दिक्कतें हैं BRI को इम्प्लीमेंट करने में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये चाइना कैसी हरकतें से BRI को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंडिया को क्या कंसर्न है, इंडिया के लिए भी स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिखना है। तो 250 शब्दों में, ज़्यादा नहीं, 250 शब्दों में अपना एक आंसर से लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाओगे, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करोगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप लोग भी अपने आंसर्स को लिख सकते हो, और आंसर्स लिख के बाद में सबमिट करना, और एक दूसरे के आंसर्स को यार रिव्यू करना मत भूलना। रिव्यू करोगे तो इससे और भी बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जो समझने की कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। अब इस एडिटोरियल के अंदर क्या क्या मेंशन किया जा रहा है देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया के अंदर ये जो फिस्कल फेडरलिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमारी केंद्र सरकार हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार हो गई, इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस किस प्रकार से हैं, क्या दोनों साथ में मिलकर इक्वली कमा रहे हैं, मतलब जो कमाई हो रही है अच्छी खासी हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो उनको काफ़ी परेशानी हो रही हो, तो मतलब इक्वली काम कर रहे हो, फाइनेंशियल रिलेशन काफ़ी अच्छे हों, जो सेंटर जो केंद्र सरकार पैसा कमा रही हो अच्छे खासा यहाँ पर स्टेट के पास में ही पहुँच रहा हो, पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट चल रहा हो, वो बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर में आता है। तो फिस्कल फेडरलिज्म फोकस ये करता है कि किस प्रकार से जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, और जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो अलोकेट किया जाएगा दोनों पर्टिकुलर सरकारों की तरफ।
यानी किस प्रकार से खर्चे और कमाई को देखा जाएगा दोनों सरकारों के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, वो चीज़ें कहलाती हैं फिस्कल फेडरलिज्म। सिंपल सी बात है, फाइनेंस के मामले में दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हों, दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हों, दोनों कभी लड़े ना फाइनेंशियल रिलेशन के मामले में, वो फिस्कल फेडरलिज्म है। लेकिन इंडिया के अंदर यही सिचुएशन बहुत ख़राब है। सिचुएशन ये है कि सेंटर कमा रहा है और स्टेट की कमाई इतनी हो नहीं रही है। स्टेट का रेवेन्यू कम होता जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ हुआ है। उसके पीछे कई सारे रीजंस यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं। सिंपल समझ में आया? ये तो हो गया ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कि हाँ, ये ऑथर ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इस एडिटोरियल को लिखा है। अब आते हैं यहाँ पर कि डिटेलिंग्स के ऊपर। ऑथर यहाँ पर मेंशन ये करते हैं कि सर आज के टाइम पर ना इस पूरे के पूरे मामले में पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन मतलब जो केंद्र सरकार है उसका दबदबा काफ़ी हद तक बन चुका है 2014 के बाद में। तो मतलब करंट की सरकार को यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब यहाँ पर ये क्या मेंशन करते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप लोग देखोगे 2014 के बाद में, तो 2014 के बाद में राज्य सरकारों का जो रेवेन्यू है ना वो लगातार कम हुआ है। सर रीज़न क्या है उसके पीछे का? रीज़न यह है कि राज्य सरकारों के जो राइट्स हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी को लगाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मना किया स्टेट्स ने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसको लगाया गया। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बाद में ना क्या हुआ, पूरा का पूरा मामला हिल गया, और पूरा का पूरा मामला हिल गया। जो स्टेट्स उनके पास में इतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है, और सेंटर यहाँ पे काफ़ी सारा टैक्स वगैरह काट रही है। प्लस ये तो हो गई बात कि राइट छीन ले गए। दूसरा यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो पैटर्न है, यानी खर्चे का जो पैटर्न देखने को मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है केंद्र सरकार के थ्रू। केंद्र सरकार बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लेकर आ रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार भी पैसा खर्चेगी और राज्य सरकार भी पैसा खर्चेगी। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि इसकी वजह से भी राज्य सरकारों को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर राज्य सरकार खुद अपने आप, जैसे हेल्थ के मामले में हो गया, एजुकेशन के मामले में हो गया, तो जो साउथ के स्टेट्स हैं ना वो अपने आप काम कर रहे हैं, उनकी खुद की स्टेट की अपने आप स्पेसिफिक स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल कोई स्कीम लेकर आ रही है, तो उसमें भी यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेट की साइड से पैसा जा रहा है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ से ही पैसा निकल रहा है। तो इसकी वजह से जो खर्चे हैं ना स्टेट के, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, एक पुअर कंडीशन देखने को मिल रही है इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म की। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी। पहला पैरा हमने समझा। अब दूसरे पैरा के अंदर ऑथर बोलते हैं पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मामला क्या है? अगर हम लोग ऐतिहासिक तौर से देखें तो जो इंडिया का फिस्कल ट्रांसफ़र है ना, यानी कि जैसे पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो दो प्रकार से, दो पिलर के ऊपर काम करता था। जैसे प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन, ये दोनों के बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा हमारा जो खर्चे का मामला है वो काम करता था। यानी कि पूरा का पूरा जो फिस्कल ट्रांसफ़र है, पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा सेंटर से राज्य सरकार के पास जो जाएगा, वो सब ये दोनों बॉडीज़, पर्टिकुलर बॉडीज़ देखा करती थी। लेकिन होता क्या है, अब प्लानिंग कमीशन हटा, प्लानिंग कमीशन हट गया, ख़त्म हो गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया 2014 के अंदर। फिर नीति आयोग लेकर आ गए थे, आपको पता होगा, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिचुएशन तभी से थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट हो गई। पहले जब आप लोग देखा करते थे तो पहले यहाँ पे जो टैक्सेस है उनको शेयर किया जाता था, यानी जो फिस्कल ट्रांसफ़र है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्स आ रहे हैं वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करा करती थी। अब टैक्स में कौन कौन से टैक्स हो गए? जैसे यहाँ पर इनकम टैक्स हो गया, ठीक है ना, यूनिक एक्साइज ड्यूटीज़ हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार के दो टैक्सेस हुआ करते थे। लेकिन करंट टाइम पर क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये एक पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन चुका है। यानी कि एक पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि ज़बरदस्ती इसका जो झुकाव है फाइनेंस कमीशन का, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट की साइड में हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ फाइनेंस कमीशन पूरी तरह से झुक चुका है। और करेंट टाइम पर सिचुएशन ये आ चुकी है कि इस पूरे के पूरे फिस्कल सिस्टम में एक इनइक्वालिटी से बन चुकी है। इनइक्वालिटी से बनने का मतलब है जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे टैक्सेशन सिस्टम काम कर भी रहा है तो सेंट्रल के पास पैसा जा रहा है, केंद्र सरकार के पास पैसा जा रहा है, राज्य सरकारों के पास में पैसा जा नहीं रहा है। 2014 के बाद से ये सारी सिचुएशन हुई है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पर यही चीज़ एक तरीके से खलती थी फाउंडिंग फादर्स को, यानी फाउंडिंग फादर्स को इसी चीज़ की टेंशन थी, और वही चीज़ें यहाँ पर करेंट टाइम पर हो रही हैं। अब और क्या बताया गया, देखो आगे यहाँ पर बताया गया इसके बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है ना। अगर आप लोग बात करोगे तो ये मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेट जो है अपनी खुद की स्पेसिफिक स्कीम लेकर आ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे स्टेट नाराज़ भी हैं इसी चीज़ों की वजह से।
स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले दिया गया यहाँ पे ऑथर के थ्रू। तमिलनाडु का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरा में देखने को मिलेगा, जो ये पैरा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं सॉरी, तो द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये बेसिकली एक कमेटी को बनाते हैं। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाई गई थी जस्टिस आरवी राजामर के थ्रू, मतलब एक कमेटी बनाई गई जस्टिस पीवी, आरवी बोल दिया मैंने, पीवी राजामनर के थ्रू इनके अंडर में यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी के अंदर यहाँ पर इन्होंने फोकस ये दिया कि भैया जो देखो जो टैक्सेशन की पावर है ना, वो करेंट टाइम पर सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे को देखने के लिए यहाँ पर इस कमेटी को बनाया गया और इस पूरे मुद्दे को कमेटी ने देखा और कमेटी ने बताया भी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो टैक्सेशन की पावर्स हैं या फिर जो टैक्स है वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, केंद्र सरकार के पास में जा रहा है, ज़्यादा ट्रांसफ़र यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है। और इस कमेटी का यहाँ पर क्या राय थी, इस कमेटी ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी ने यहाँ पर ये बोला कि पहली चीज़ आप लोग ये ध्यान रखो कि आपको वो जो टैक्सेशन की पावर्स है ना, ये रीजनल गवर्नमेंट के पास में भी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के पास में भी होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में ऑथर यहाँ पर और क्या मेंशन करते हैं, ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि जो स्टेट्स की एबिलिटी यानी राज्य सरकारों की, जो यहाँ पर आप कह सकते हो राज्य सरकार कितने सक्षम है, राज्य सरकार की जो एबिलिटी आपको देखने को मिल रही है खर्चे करने की, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इनकी कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो चुका है। अगर हम लोग स्टेट्स का रेवेन्यू देखें तो स्टेट्स का रेवेन्यू 1955 से लेकर 56 के बीच में लगभग था 69% का, और अभी 2019-20 में जो रेवेन्यू है स्टेट्स का वो कितना पहुंच गया, ये पहुंच गया 38%। मीन्स क्या हुआ, पहले स्टेट्स यानी जो हमारी राज्य सरकार है वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और अभी के टाइम पर जो स्टेट्स हैं वो पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, इनका रेवेन्यू लगातार कम हो गया है। ये तो बात हो गई रेवेन्यू की। अब ये लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। लेकिन देखो ये तो रेवेन्यू तक कमाई थी, कमाई तो कम हो गई लेकिन खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, खर्चे वही हैं। एक्सपेंडिचर पहले भी उतना था और आज भी इतना है। एजुकेशन के ऊपर खर्चना, हेल्थ के ऊपर खर्चना, हर चीज़ के ऊपर पैसा खर्चना, तो खर्चा पहले भी उतना था, खर्चा आज भी इतना है। इनफैक्ट खर्चा और बढ़ गया होगा, पॉपुलेशन बड़ी होगी, लेकिन कमाई जो है जितनी पहले थी उतनी और कम हो गई है। कमाई कम होने के पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न है जीएसटी। जीएसटी लेकर आ गए और उसके बाद में जीएसटी में कुछ जगह पर छूट दी गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर छूट मिली है, इलेक्ट्रिसिटी पर छूट मिली है, अल्कोहल पर छूट मिली है, ठीक है ना। कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे सरकारें कमा सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल पर भी जो राज्य सरकार है वो पैसा कमा लेती हैं, क्योंकि इनको जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। लेकिन ओवरऑल जीएसटी की वजह से रेवेन्यू के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। फिर ऑथर और क्या मेंशन करते हैं, ऑथर ने आगे मेंशन ये किया कि जब आप लोग देखते हो तो ये जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रॉब्लम अभी चलो सॉल्व हो जाएगी कुछ टाइम बाद, नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। स्टेट्स को यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है आज के टाइम पर, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत जो है ये रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज़ हो रही है, इसको अभी के अभी सॉल्व करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ऑथर क्या मेंशन करते हैं, ऑथर बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं ये क्या कर रही हैं, बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर आया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑथर ने मेंशन किया है कि लगभग 131 करेंट टाइम पर जब आप लोग देखोगे ना तो लगभग 131 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को चलाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे जगह पर जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। मतलब अगर आप लोग कुछ स्टेट्स को देखोगे, महाराष्ट्र को देखो, तमिलनाडु को देखो, कर्नाटका को देखो, केरला को देखो, ये लोग स्कूल एजुकेशन के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स इनकी खुद की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेकर आ रही है, जहाँ पर केंद्र सरकार तो पैसा देगी, राज्य सरकारों से भी पैसा लिया जाएगा। तो क्या ज़रूरत है इसकी, जब यहाँ पे स्टेट्स अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिंग स्कीम्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि खर्चे पे खर्चा इंक्रीज़ हो रहा है और कमाई लगातार कम होती चली जा रही है। और जो ये डाइवर्जन है ना स्टेट के फंड का, ये जो पैसा निकल कर जा रहा है स्टेट से, इसकी वजह से ये लोग खुद अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम करेंट टाइम पर नज़र आ रही है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है वो लगातार डीपन होती चली जा रही है, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। अब इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है तो इसको समझो। अगर आप लोग पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन समझ चुके होंगे, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया, यानी कि केंद्र सरकार का एक दबदबा देखने को मिलेगा। इस पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की वजह से
जो इनइक्वालिटी असमानता हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और हमारे पास में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट यहाँ पर एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा ये बताता है कि जो प्राइवेट वेल्थ है ना भाई साहब, वो तो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, ऐसा हम लोगों ने देखा है। अगर हम लोग बात करें, कुछ पॉपुलेशन जो गरीब है वो तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब उनके पास में पैसा बहुत कम है। एक तरफ गरीबों की जनसंख्या इतनी है जिनके पास में पैसा बहुत कम सा है, एक तरफ अमीरों की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, जिनके पास में पैसा इतना है। तो कहने का मतलब है अमीर जो है वो बहुत सारा पैसा होल्ड करके बैठा है। करेंट टाइम पर सिचुएशन यह है, अमीर बहुत सारा पैसा होल्ड करके बैठा है। अच्छा, ये सब क्यों हुआ, मतलब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने की पॉलिसी इंडिया के अंदर इतनी अच्छी नहीं है, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। करना क्या चाहिए, इन अमीरों से ये वाला जो पैसा है ना, इतना सारा जो होल्ड करके बैठे हैं, यहाँ पे टैक्स मारो और ये पैसा यहाँ से निकाल के इधर बांटो, तब ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ से जो ये टैक्स काटने की पॉलिसी इंडिया की, ये बहुत पुअर आपको देखने को मिलती है। यहाँ से टैक्स नहीं काटा जा रहा है, ये पॉलिसी बहुत पुअर है, इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? नहीं तो फिर जो इनइक्वालिटी, जो यहाँ पर असमानता है ना अमीर गरीब में, वो ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा एडिटोरियल समझ में आ चुका है। इस चीज़ को लेकर क्या क्या चीज़ें मेंशन की ऑथर ने, वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल पर आते हैं। अब देखो, वेस्ट एशिया वाला आर्टिकल है ये वाला, इसको आप लोग मत पढ़ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल ही, तो ये बेकार से आर्टिकल है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी अच्छा आर्टिकल है। अब यहाँ पे बात की जा रही है हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस बहुत चर्चा में है। मॉर्निंग की करंट अफेयर के वीडियो मैंने डिस्कशन किया था। हेपेटाइटिस क्या है? बेसिकली एक बीमारी है, लिवर कैंसर है, लिवर के अंदर कैंसर हो जाना, वो बेसिकली हेपेटाइटिस कहला रहा है। तो हुआ क्या, हेपेटाइटिस भाई, मतलब ऑथर में अचानक से जाग उठा गया हेपेटाइटिस पे आर्टिकल लिखना है? नहीं। आज क्या है, आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसी वजह से यहाँ पर ऑथर ने इस आर्टिकल को लिखा है। ऑथर क्या क्या मेंशन करती हैं, आओ डिस्कशन को देखते हैं, एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आज जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के अंदर सुधार कर सकता है। हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम दुनिया भर में बहुत बड़ी है, लोगों के अंदर के ये जो लिवर कैंसर है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ऑथर मेंशन ये करती हैं कि हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग क्या कर सकें, हेपेटाइटिस को लेकर लोगों को एक केयर दे सकें, लोगों के लिए अफोर्डेबल केयर अवेलेबल करवा सकें, क्योंकि अगर केयर है भी तो वो अफोर्डेबल नहीं है, पैसा बहुत खर्चना पड़ेगा और गरीब पैसा खर्चेगा नहीं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद और क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो हमारा गोल यह है, या गोल होना चाहिए कि 2030 तक हम लोग क्या करें, इस हेपेटाइटिस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें और इसको रिड्यूस कर दें, और हेपेटाइटिस से होने वाली जो मौतें हैं वो भी रिड्यूस कर दें। ये हमारा टारगेट है, हेपेटाइटिस से होने वाली जो मौतें हैं उसको हम लोग 65% तक रिड्यूस कर दें, ये हमारा टारगेट है। तो करेंट टाइम पर बहुत कुछ हो रहा है, हेपेटाइटिस से लोग सफ़र कर रहे हैं, इनको यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से ऑथर ने नेक्स्ट हेडिंग दी है, इट्स टाइम टू एक्ट। अब समय आ चुका है एक कदम उठाने का। तो वो कदम क्या है? वो कदम उठाना है हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में, इसको ख़त्म करने के लिए। पहला कदम क्या बोला गया ऑथर के थ्रू, यानी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप चलो नोट डाउन करो। फर्स्ट स्टेप ऑथर बोलती हैं, हेपेटाइटिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है ना, जहाँ पर मोर्टेलिटी यानी फैलता बहुत तेज़ी से है, और जहाँ पे मोर्टेलिटी यानी कि मौत का जो रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। दुनिया भर में अप्रॉक्सीमेटली 354 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं इस हेपेटाइटिस से। अब हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप होते हैं, ABC होते हैं। तो 354 मिलियन जो लोग सफ़र कर रहे हैं, ये कौन से वाले से सफ़र कर रहे हैं? तो हेपेटाइटिस B और C से सफ़र कर रहे हैं। तो ये आप देख पाओगे ओवरऑल दुनिया का डेटा। लेकिन जब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में देखोगे ना, तो 20% लोगों की जान जा रही है हेपेटाइटिस की वजह से। तो हेपेटाइटिस ABC, खासकर B और C की बात की जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना होगा। तो पहले चीज़ तो पहले इन्होंने ये बोला कि टाइम हैज़, ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सकें, इस लिवर कैंसर को कम कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पे ज़रूरत है कि पहले हम लोग क्या कर सकें, एक हमारे पास में डेटा हो। डेटा मैंने आपको बता दिया,
फिर ऑथर दूसरा पॉइंट मेंशन करती हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलती हैं कि भाई सबसे अच्छी बात यह है ना कि जो ये वायरल हेपेटाइटिस है जो ये तेज़ी से फैल रहा है ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब भाई इसको रोका जा सकता है। कैसे? एक क्लीन फूड के ऊपर काम करो, साफ़ खाना दो, अच्छे से सफाई रखो, सेफ़ पानी पहुँचे, मतलब जो साफ़ पानी पीने योग्य पानी पहुँचे, साफ़ सुथरा पानी हो, तो इससे हेपेटाइटिस ए ई को ये अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं इनको रोका जा सकता है। ठीक है ना? तो हेपेटाइटिस ए और ई को रोका जा सकता है ये काम करके। बाकी हेपेटाइटिस बी को भी रोका जा सकता है, सी को भी रोका जा सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है तो। ठीक है ना? आपका ब्लड काफ़ी अच्छा है तो। और यहाँ पे काम क्या करना होगा? काम करना होगा कि आपको चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा होगा, अपनी इम्यूनाइजेशन के ऊपर, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन किया गया। तीसरा पॉइंट ऑथर ने क्या मेंशन किया कि सर यहाँ पर इस लिवर कैंसर को अगर रोकना है, वर्ल्ड को अगर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस बनाना है तो वो काम हो सकता है। ज़रूरत है हम लोग को टूल्स ऑफ डायग्नोसिस की। मतलब पहले ये तो पता लगाओ कि उसको हेपेटाइटिस है या नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है कि उसको खुद नहीं पता कि हाँ मैं हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा हूँ। तो हमारे पास में टूल्स हैं, हमारे पास में टूल्स है डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। इस हेपेटाइटिस को अगर ख़त्म करना है तो पहली बार टूल्स होने चाहिए हमारे पास में। हमारे पास में एक तरीके से उसको ट्रीट करने के तरीके होने चाहिए। क्योंकि करेंट टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हाँ मैं हेपेटाइटिस मेरे को है, या फिर आप कह सकते हो कि जो डेथ हो रही है इसको हम लोग रोक पाएंगे अगर ये काम कर लें तो। एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर दें, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना स्टार्ट कर दें कि भाई इस प्रकार की चीज़ भी होती है, इसके लक्षण ये होते हैं, अपने आप में पहचानो ये चीज़ें। तो इससे लगभग हम लोग 4.5 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ रोक सकते हैं। जो लोगों की समय से पहले डेथ हो रही है ना, उसको रोका जा सकता है। दिक्कत यही है कि हमारे पास में अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं है। एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम आराम से काम कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया अगर आप लोग ट्रीटमेंट को देखते हो, इफ़ वी लुक एट ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में आप देखोगे खासकर बात की जा रही है साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है यहाँ पर 10% पीपल है जिनको पता है कि हाँ भाई मुझे हेपेटाइटिस है, और कुछ और एरियाज़ है जहाँ पर सिर्फ 5% पता है लोगों को। मतलब बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर 2% 3% लोगों को पता है कि मुझे हेपेटाइटिस है, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों को है वो। ठीक है ना? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे ये अवेयरनेस फैला सकें इसके बारे में। इतने सारे बड़े बड़े चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस हेपेटाइटिस को लेकर, तो एक एक्शन लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे बोला गया कुछ कंट्रीज़ ने काफ़ी अच्छे से काम किया भी है, हम लोगों की भी करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद ऑथर यहाँ पर एक टारगेट बताती हैं, ट्रांजिशनल टारगेट्स। टारगेट्स क्या है कि 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि हम लोग हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। 2025 तक हमें क्या करना चाहिए? 2025 तक हम लोगों को ये जो नए इन्फेक्शन हो रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, ये रोक देने चाहिए। नए इन्फेक्शन के ऊपर रोक लगाओ। तीसरा पॉइंट क्या करना चाहिए? जो डेथ हो रही है लीवर कैंसर की वजह से, ये हमें 40% तक कम करना है। एक और काम कम करना है। नेक्स्ट स्टेप ये उठाना है, जो डायग्नोस है वो बढ़ाना है, ट्रीटमेंट बढ़ाना है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना है। और ये काम हम लोग कर सकते हैं अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। नहीं तो फिर वही है, चीज़ें तो चल ही रही हैं, अभी भी चल रही हैं, क्या दिक्कत है? तो पूरे कंट्री के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, तो एक फंडिंग की भी आवश्यकता है। हेपेटाइटिस को टैकल करने के लिए डोमेस्टिक फंडिंग की ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। प्लस यहाँ पे एक अच्छे ड्रग्स की, अच्छी दवाइयों की आवश्यकता है, और दवाइयाँ ऐसी हो जिसके दाम थोड़े से कम हो, है ना? ऐसा ना हो कि दवाई के रेट बहुत ही ज़्यादा लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा दवाई बनाने का। उसके बाद में यहाँ पे जो डिलीवरी है चीज़ों की, सर्विस की जो डिलीवरी है, वो एक अच्छी सर्विस डिलीवरी हो जहाँ पे लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हेपेटाइटिस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ ऑथर ने मेंशन करी है। ऑथर ने बताया कि भैया देखो बिल्कुल एक आवश्यकता है, इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है। फिर से बात मेंशन करी गई कि प्रिवेंटेबल है। अपना टारगेट रखो और इसको अचीव करने पर स्टार्ट कर दो। हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, एक स्टेप उठाना चाहिए। ऐसा ना कि हाँ पढ़ के निकाल दो, एक कदम उठाओ और चीज़ों को रिजॉल्व करो। क्लियर हो गया? तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। तो ये भी एक लौता एडिटोरियल था। उसके बाद यहाँ पे ये 2 पर्टिकुलर आर्टिकल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना? इसके अलावा आप लोग चीज़ों को बिल्कुल मत पढ़ना, कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये, कंप्लीट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं। परेशान ना होना, द हिंदू कवर हो चुका है पूरा आज का।
अब यहाँ पे देखो हुज को लेकर है, अब हुज को लेकर आर्टिकल मैं कवर नहीं करूँगा, कल ही कवर किया है, आप लोग को रेकमेंड करूँगा ज़्यादा दूर जाना नहीं है, कल ही वीडियो में पहला आर्टिकल मैंने ये डिस्कस किया है, इस वजह से आप लोग कल वाले वीडियो में पहला आर्टिकल पढ़ सकते हो। बाकी आज की वोकेबलरीज़ को देख लेते हैं। तो आज का पहला वोकेब है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मतलब हानि पहुँचाना या किसी को हार्म करना। दूसरा है विलिफिकेशन, तिरस्कार करना, क्रिटिसिज्म करना। तो तीसरा यहाँ पर डिसमल मतलब निराशाजनक या फिर ग्लूमी। चौथा है स्लंप मतलब प्लंज यानी मंदी आ जाना, ड्रॉप आ जाना। ट्रैश मतलब होता है बकवास या फिर नॉनसेंस। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ। आज का प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो 2008 का क्वेश्चन था हाउ मच इज़ वन बैरल ऑफ ऑयल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। एक बैरल के अंदर कितना तेल होता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 159 लीटर्स। तो एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है। इतना आसान सवाल था, डेफिनेटली आप लोगों ने जवाब दिया होगा और भर के कमेंट्स करे होंगे। नहीं करें तो फटाफट कर दो यार। चलो इसी के साथ मैं करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।